आज हम पढ़ेंगे राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। इस अधिनियम के तहत हम देखेंगे कि भाई एग्रीकल्चर क्या होती है, कृषक क्या होता है, क्या कृषक के प्राइमरी राइट्स होते हैं, कृषकों के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से लगान लिया जाता है, किस प्रकार से रेंट लिया जाता है। इन सभी चीज़ों की हम राजस्थान का जो टेनेंसी एक्ट है उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के जो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम होता क्या है कि राजस्थान जो होता है कई राजा रजवाड़ों का प्रदेश होता है और यह कई रियासतों में बटा हुआ होता है। तो 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है, एकीकरण का मतलब एक चरण पूर्ण होता है, तो तब एक किसानों में एक मांग उठने लगती है कि भाई किसानों की भूमि किसानों को दी जाए, क्योंकि उससे पहले क्या थे, जागीरदार, विश्वेदार, जमींदार वगैरह थे और वो बड़ी बड़ी जो भूमि के टुकड़े थे उनके ऊपर काबिज हुए बैठे थे। तो किसानों के द्वारा धीरे धीरे जमीन को लेके या भूमि को लेकर आंदोलन किए जाने लगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आखिर में सरकार के द्वारा जैसे ही मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है तो इन किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए और इन्हीं प्रभावी कदमों के प्रयासों के फलस्वरूप 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आया। यह अधिनियम लागू होता है 15 अक्टूबर 1955 को। कब लागू होता है? 15 अक्टूबर 1955 में यह लागू हो जाता है। और यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अंदर आपको 15 तो चैप्टर यानी अध्याय 15 अध्याय देखने को मिलेंगे और इसमें 260 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। कितने सेक्शंस हैं? 260 धाराएं हैं। अब हम देख लेते हैं कि आरएस मेंस एग्जाम का जो पेपर 3 है उसमें जो लो वाला सेक्शन है उसमें ये टेनेंसी एक्ट दिया गया है और इस एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं राजस्थान टेनेंसी एक्ट की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कि भाई इसने लैंड के रिगार्डिंग जो भी पूर्व में लॉ थे, लैंड के भी रिफॉर्म के रिगार्डिंग जो भी लॉज थे, उन सारे लॉज को एक जगह कंबाइन कर दिया और उन्हें एक यूनिफॉर्म एक रूप दे दिया। पूर्व में अलग अलग की जगह मतलब अब केवल और केवल एक लो आ गया। दूसरा हो गया कि लैंड होल्डर के रूप में, मतलब कि इसकी मेन कौन है इसका लैंड होल्डर, तो मेन लैंड होल्डर के रूप में राजस्थान टेनेंसी एक्ट ने राज्य सरकार को मेन लैंड होल्डर बना दिया। राज्य सरकार भी लैंड होल्डर ही रही, लैंड ओनर नहीं रही। लैंड ओनली लैंड होल्डर, नॉट लैंड ओनर, क्योंकि लैंड ओनर के रूप में इस एक्ट के अंदर जो राजा रजवाड़े थे उन्हें लैंड ओनर के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसमें जो विशेषता है इसकी तीसरी, वो ये है कि भाई जो काश्तकार थे, किसान थे या अभिधारी थे, उनको उनकी जो होल्डिंग थी, होल्डिंग का मतलब ये था कि एक किसान जितना भूमि का पार्ट होल्ड कर रहा था उसे होल्डिंग कहा गया। तो उसको उस होल्डिंग को लेकर क्या क्या प्राइमरी राइट्स हैं। प्राइमरी राइट्स का मतलब ये होता है कि भाई उसकी ज़मीन में यदि कोई चीज़ प्राप्त हुई है तो वह यूज़ कर सकता है, उसके खेत में कोई कुआं है तो वह उसका पानी देके नालबट प्राप्त कर सकता है, आदि प्राइमरी राइट्स है जिनके संबंध में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार 3 विशेषताएं हम देख चुके हैं। पहली, यूनिफॉर्म लॉ बना दिया। दूसरा, राज्य जो है वो मेन लैंड होल्डर बन गया। और तीसरा ये हो गया कि काश्तकार जो होते हैं उनके कुछ प्राइमरी राइट्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे ये आता है कि भाई चौथी विशेषता ये है इसकी कि भाई आप जो काश्तकार होगा या अभिधारी होगा उसे अवैध रूप से आप बेदखल नहीं कर सकते हैं, आप अवैध रूप से उसे बेदखल नहीं करेंगे। दूसरा ये हो गया, 5वां पॉइंट ये है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों को भी राजस्थान टेनेंसी एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। और आज भी हमें ये पता है कि SC की जो SC और ST की जो ज़मीन होती है उसे स्वर्ण का क्लास के नाम नहीं की जा सकती है। छठवीं विशेषता ये हो गई कि जो काश्तकार या अभिधारी या जो किसान है आपका, वह अपनी होल्डिंग का इम्प्रूवमेंट यानी सुधार कर सकता है, ये उसका राइट है। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि वह अपनी होल्डिंग के चारों तरफ बाड़ाबंदी कर ले या फिर उसमें पानी स्टोर करने के लिए कोई तालाब बना ले, कुछ भी मतलब जिससे कि उस भूमि की वैल्यू बढ़ती है, तो उससे इम्प्रूवमेंट करने का राइट भी काश्तकार को इस टेनेंसी एक्ट के बाद में मिला है। एक अतिक्रमण से सुरक्षा, मतलब अतिक्रमण होगा तो क्या क्या प्रावधान है वो भी टेनेंसी एक्ट में बताए गए हैं। और एक स्टे लाने का अधिकार भी एक टेनेंट यानी किसान के पास में है, काश्तकार के पास है। यदि कुछ गलत हो रहा है तो वह स्टे भी उस पर ला सकता है।
अब हम क्या करते हैं, इस एक्ट के अंदर महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। और जो एक्ट हैं जो लॉ आर.एस. मेंस के लॉ के सेक्शन में हैं उनमें हमें परिभाषाएं मोस्टली सेक्शन 2 के तहत देखने को मिलती हैं। लेकिन राजस्थान टेनेंसी एक्ट या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंदर हमें ये डेफिनेशन सेक्शन 5 में देखने को मिलेंगी। सेक्शन 5 में हम जब पहली डेफिनेशन देखते हैं तो वो आता है आपका एग्रीकल्चर ईयर आता है। एग्रीकल्चर ईयर जो होता है वह 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है आपका एग्रीकल्चर ईयर। फिर आती है एग्रीकल्चर। यदि आपको एग्रीकल्चर को समझना है तो एग्रीकल्चर मतलब ऐसा नहीं है जो कुछ खेती करते हुए देख रहे हैं वो खेती है, नहीं। कृषि के अंतर्गत हमें एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, HDFC CPT। क्या याद करनी है? HDFC और CPT। तो जो H फॉर हॉर्टिकल्चर हो गया यानी बागवानी होती है, तो बागवानी किस में आएगी? कृषि में आएगी। D फॉर डेयरी फार्मिंग हो गई, मतलब जो डेयरी के रिगार्डिंग जो गतिविधियां हैं वो भी एग्रीकल्चर में आएंगी। F फॉर फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो होता है वानिकी विकास होता है वो भी एग्रीकल्चर में आता है। और C फॉर यानी कैटल ब्रीडिंग होती है, मवेशी प्रजनन होता है वो भी एग्रीकल्चर में आता है। C फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन हो गया, P फॉर पोल्ट्री हो गया मतलब मुर्गी पालन हो गया, और T फॉर टी प्लांटेशन हो गया। तो एग्रीकल्चर जो है वह अपने आप में एक वाइड डेफिनेशन रखता है और इसे याद करने की ये शॉर्ट ट्रिक बढ़िया है, HDFC CPT। अब हम आगे चलते हैं, कृषक। ठीक है, कृषि वर्ष बता दिया, कृषि बता दिया, कृषक कौन है, किसान कौन है? किसान मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है, आपका किसान है एक ऐसा व्यक्ति है या तो वो खुद खेती करे या फिर वो अपने सर्वेंट से कराए या टेनेंट किराएदार यानी ये जो बटाईदार वगैरह होते हैं इनसे अपनी खेती कराता है। किन या तो खुद कर रहा है या सर्वेंट से कराता है या टेनेंट से कराता है। और जब ये करा के और उसका जो लाइवलीहुड होता है, उसकी जो आजीविका होती है, उसका जो मेजर पार्ट है यदि वह एग्रीकल्चर से आता है तो वह कृषक है। और यदि उसकी लाइवलीहुड का मेजर पार्ट एग्रीकल्चर से नहीं आएगा तो वह कृषक नहीं है। तो यहाँ हमने 3 परिभाषाएं देखी, कृषि वर्ष, कृषि और कृषक। अब आगे का जो डेफिनेशन है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वो आता है विश्वेदार। तो विश्वेदार धारा 5 के सब क्लोज 5 में है आपका विश्वेदार। विश्वेदार क्या है? ये बेसिकली उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे राज्य ने एक पूरा गांव या उस गांव का जो हिस्सा है वो विश्वेदारी प्रणाली के तहत दे दिया हो और जिसे विश्वेदार के रूप में या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में एक मालिक के रूप में दर्ज किया गया है। और अजमेर क्षेत्र के जो खातेदार हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब गांव के पूरा का पूरा गांव दे दिया या गांव का पार्ट उसे विश्वेदारी प्रणाली में दे दिया तो वो होता है विश्वेदार। तो आज विश्वेदार, जमींदार, जागीरदार इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम देखेंगे फसल। फसल जो है, क्रॉप्स जो है वह धारा 5 के सब क्लोज 9 में है फसल है। इसमें आएगी आपकी झाड़ियाँ आ सकती हैं, पौधे आ सकते हैं, पेड़ पौधे लताएं आती हैं। झाड़ियाँ यानी जैसे गुलाब का जो पौधा होता है वो भी खेती में क्रॉप्स में ही आता है। मेहंदी की झाड़ियाँ भी क्रॉप्स में आएंगी, केले और पपीता। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे याद रखनी है, फॉडर, चारा और जो प्राकृतिक उत्पाद जो होते हैं वो आपकी फसल या क्रॉप में नहीं आते हैं। क्या क्या आते हैं क्रॉप में? आपकी शर्ब, बुशेस, प्लांट्स एंड क्लाइंबर्स आते हैं। गुलाब के पौधे की झाड़ियाँ या पौधा, मेहंदी की झाड़ियाँ, पपीता और केला। लेकिन फॉडर, चारा और प्राकृतिक उत्पाद, नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्रॉप्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब हम बढ़ेंगे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1905 में हम 3 चीज़ें देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? एक तो हम देखेंगे कि भाई लैंड क्या होती है, एक हम देखेंगे कि होल्डिंग क्या होती है और एक हम देखेंगे ग्रोव लैंड क्या होती है। तो इसे समझने के लिए पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो ये आ गया कि ये क्या है, पूरी की पूरी लैंड है। इस लैंड के अंदर जो पार्ट मैं होल्ड कर रही हूँ, मान लो मैं किसान हूँ और ये 5 बीघा ज़मीन मैं होल्ड कर रही हूँ, तो ये मेरी होल्डिंग हो गई। और मेरी होल्डिंग के अंदर मैंने एक ऐसा भाग है जिसमें पेड़ ही पेड़ लगा रखे हैं। यहाँ प्राइमरी रूप से खेती का कार्य नहीं होता है तो इसे ग्रोव लैंड कहा जाता है। तो ये है लैंड, होल्डिंग और ग्रोव लैंड। अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सर्वप्रथम हम देखेंगे लैंड। लैंड जो है वह धारा 5 के सब क्लोज 24 में लैंड की डेफिनेशन दी गई है।
लैंड का आशय ये होता है कि एक गांव होता है, लैंड का आशय ये होता है कि एक गांव है, इस गांव में कुछ भूमि तो ऐसी होती है जहां पर लोग रह रहे हैं, आबादी, तो इसे तो कहते हैं आबादी भूमि। और जो बाकी की बची हुई भूमि जहां पे कृषि हो रही है पे कृषि हो रही है, ये वाला पार्ट है आपका लैंड। लैंड और होल्डिंग में क्या अंतर है? तो लैंड और होल्डिंग में ये हो गई कि लैंड के अंतर्गत तो वो पूरा एरिया आ रहा है, वो पूरा का पूरा एरिया आ रहा है जहाँ खेती हो रही है, और वहीं जो होल्डिंग है वह उस लैंड में वह पार्ट है जो मुझे अलॉटेड है या मैं होल्ड कर रही हूँ। तो अब क्या होता है, इस लैंड के अंदर ये चीज़ आ गई। इसके अलावा जो गोचर भूमि है, पास्चर लैंड है, मतलब चारागाह भूमि है आपकी, सिंचाई हेतु यदि मैंने कोई पॉन्ड वगैरह बना रखा है तो वो भी लैंड में आएगा। सिंगाड़े की खेती भी लैंड में ही आएगी। तो लैंड की परिभाषा धारा 5 के सब क्लोज 24 में दी गई है। गांव के में भूमि है जिसमें कुछ आबादी भूमि होती है, कुछ खेती का काम होता है। तो और लैंड और होल्डिंग में अंतर क्या होता है? लैंड तो पूरी की पूरी गांव के पास की वह जमीन होती है जहां एग्रीकल्चर हो रही है, लेकिन होल्डिंग जो होती है वह उस लैंड के अंदर एक पार्ट होता है जो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा होल्ड किया जाता है। और इसके अलावा पास्चर लैंड हो गई, चारागाह भूमि हो गई, या खेती के सिंचाई हेतु कोई सुविधा बना रखी है, और अगर सिंगाड़े की खेती कर रहे हैं तो वो भी लैंड ही है। लैंड के अंतर्गत ही होल्डिंग है। मतलब सीधा सा कंसेप्ट ये है कि भाई आपकी जो लैंड है, इस लैंड के अंतर्गत होल्डिंग है। द होल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ लैंड। जैसे हम ये कहें यह मुझे अलॉटेड है, ये मेरी लैंड है, ये कहना गलत है। कभी भी लैंड अलॉटेड नहीं होती है, आपको होल्डिंग अलॉटेड होती है, ना कि लैंड। अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हम धारा 5 का सब क्लोज 18 देखेंगे। धारा 5 का सब क्लोज 18 इजरा या ठेके की बात करता है। जब मैंने मेरी जमीन को रेंट के लिए दे दिया तो वह इजरा या ठेका, मतलब कि भाई किसी व्यक्ति को दे रही हूँ, आप मेरी ये जमीन लीजिए और इसके बदले में आप मुझे क्या पे कीजिएगा? रेंट पे कीजिएगा। तो इसे इजरा या ठेका कहते हैं, और जो दे रहा है उसे इजरेदार या ठेकेदार कहा जा रहा है। अब आगे आएगी होल्डिंग। होल्डिंग हो ही गई। होल्डिंग जो है वो लैंड का पार्ट है, और जो लैंड का पार्ट है जो एक व्यक्ति के द्वारा होल्ड किया जाता है, ये या तो इसे पट्टे पे मिलता है या अनुदान के रूप में मिलती है। या तो पट्टे पे मिलेगा या अनुदान के रूप में आपको होल्डिंग या आपकी जोत मिलती है। ग्रोवलैंड जो होती है धारा 5 के सब क्लोज 15 में है। कहाँ पे है ग्रोवलैंड? धारा 5 के जो सब क्लोज 15 में है ग्रोवलैंड। देख, राज्य की उस भूमि के टुकड़े से है जिस पर अधिक संख्या में पेड़ लगाए गए हैं, जिस कारण उस भूमि का प्रयोग प्राथमिक रूप से कृषि कार्य हेतु नहीं किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के मेरी होल्डिंग के अंदर जो पेड़ों का समूह है, झुंड है, उसे ग्रोवलैंड बोला जाता है। तो हमने यहाँ इजरा या ठेका, जोत क्या होती है, ग्रोवलैंड क्या होती है, यह समझने का प्रयास किया है। अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में हम धारा 5 के सब क्लोज 19 की बात करेंगे। धारा 5 के सब क्लोज 19 की बात करेंगे। इसमें बात करी गई है, इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। इम्प्रूवमेंट किसका हो रहा है? इम्प्रूवमेंट करेंगे हम, होल्डिंग का इम्प्रूवमेंट करेंगे। इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले यदि एक टेनेंट के द्वारा, मतलब मैं टेनेंट हूँ और मैंने मेरी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें या तो मैं कोई कुआं या नलकूप बना लेती हूँ, या तो मैं कोई कुआं या नलकूप बना लेती हूँ, या टीन सेट डाल के 2 कमरे ही बना ले रही हूँ, या पशुओं का बाड़ा बना ले रही हूँ। तो मैंने ऐसे करके, मतलब चाहे मैं टीन सेट का 2 कमरे बना रही हूँ, पशु का बाड़ा बना रही हूँ, चाहे कुआं या नलकूप खोदूँ, इन सब से मैंने क्या है, उस जो मेरी जो होल्डिंग है उसके जो मूल्य है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। तो इसे सुधार कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, ऐसा कोई भी काम करना जो होल्डिंग के मूल्य में भौतिक रूप से जुड़ जाए। मतलब होल्डिंग है, भौतिक रूप से जुड़ गया। जैसे पानी के भंडारण के लिए हमने कोई टैंक, कुआं आदि बना लिया। दूसरा हो गया कि भाई मतलब मान लो कि मेरे वाली जो होल्डिंग है वहाँ से पानी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ करना, मेड़बंदी वगैरह करना कि वह भूमि का कटाव रुके। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, हम इसमें जैसे भूमि ऊबड़ खाबड़ है तो उसको समतल कर लेंगे, उसमें झाड़ियाँ वगैरह हैं साफ कर देंगे, तारबंदी कर देंगे, इवन सीढ़ी नुमा बनाते हैं, वह भी इम्प्रूवमेंट है। भूमि के पास में कोई आवश्यक भवन बना लेते हैं जैसे कि वेयर हाउस वगैरह बनाना, तो ये भी इम्प्रूवमेंट है। या फिर पूर्व में कोई इम्प्रूवमेंट के वर्क किया गया था, कार्य किया गया था सुधार का, तो उसका रिन्यू करना, उसका नवीनीकरण करना भी सुधार है। तो ये जो सुधार है, कौन सा सुधार? पहला सुधार तो हम बोल रहे हैं कि भाई या तो वह
धारा 5 के सब क्लोज 19 में है सुधार। तो टीनेंट जो होता है या तो अपनी ज़मीन के ऊपर, मतलब टीनेंट जो होता है वह अपनी होल्डिंग पे या तो टीन शेड डाल के 2 कमरे बना ले, या वह कुआं नलकूप वगैरह बना ले यहाँ पे, या फिर वो पशुओं के लिए बाड़ा बना दे। तो ये सब चीज़ें करता है तो ये इम्प्रूवमेंट है। दूसरा काम यदि वह करता है कि भाई उससे जो उसकी होल्डिंग है उसका मूल्य बढ़े, होल्डिंग का मूल्य बढ़े। कैसे मूल्य बढ़ सकता है? एक तो वो क्या करेगा, उस पे मतलब कोई सिंचाई की सुविधा, कुएं नलकूप आदि का निर्माण कर देगा। दूसरा वो क्या करेगा, उसको समतल बना देगा, साफ कर देगा, तारबंदी कर देगा, सीढ़ी नुमा बना देगा। भूमि के पास कोई आवश्यक भवन, वेयर हाउस वगैरह बना देंगे, या पूर्व में कोई सुधार कार्य हुए थे उनका नवीनीकरण कर देगा। तो ये सारा का सारा इम्प्रूवमेंट में आ रहा है। अब ये क्या इम्प्रूवमेंट जो होता है किसको होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं? तो इम्प्रूवमेंट गैर खातेदार, खुदकास्ट व शिकमी अभिदारी को, मतलब खातेदार जो है मतलब जिसकी होल्डिंग है उसको तो प्राप्त है ही, लेकिन साथ में ये गैर खातेदार, खुद कास्ट और शिकमी अभिदारी को भी इम्प्रूवमेंट राइट, सुधार के अधिकार प्राप्त होते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में धारा 5 यह जो सब क्लोज 23 है उसमें खुद कास्ट को परिभाषित किया गया है। नाम से ही है खुद कास्ट है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने जिस भूमि को वो होल्ड कर रहा है उसकी होल्डिंग है, यदि उस पर वो खुद कार्य करता है, खुद कास्ट करता है तो वह खुद कास्ट कहलाते हैं। और पूर्व में खुद कास्ट के कई नाम थे, जैसे सर, हवाला, निजी जोत, घरखेड़। क्या क्या नाम थे खुद कास्ट के? सर, हवाला, निजी जोत, घरखेड़ आदि हैं खुद कास्ट है। फिर आता है लैंड कल्टिवेटेड पर्सनली, धारा 5 के सब क्लोज 25 में है। लैंड कल्टिवेटेड पर्सनली में क्या होता है कि वह व्यक्ति जो खुद कास्ट इसलिए है, खुद ने भूमि जोतता है, या तो वो खुद भूमि जोत ले या वो अपनी लेबर को भेज दे कि भाई इनसे काम कराते हैं, या लेकिन लेबर से भी अपने सुपरविजन में काम करवाए, या अपने परिवार के सदस्य के द्वारा स्वयं या लेबर से, मतलब जैसे दादा पोते के द्वारा करवा ले, या फिर पोते को भेज दे कि भाई लेबर जो है उनको अपने सुपरविजन में काम कराना, और इनके परिणाम स्वरूप इनकम क्रिएट होती है। तो ऐसी लैंड को लैंड कल्टिवेटेड पर्सनली बोला जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है और वह फौजी है, फौजी के नाम से ज़मीन है, लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी बॉर्डर पे कर रहा है, उसकी ज़मीन पे या तो उसके परिवारजन होंगे वो खेती करेंगे, या फिर कोई लेबर के द्वारा होगी। तो इस लैंड को लैंड कल्टिवेटेड पर्सनली बोला जाता है। नाबालिग और विधवा के नाम से भी कोई ज़मीन होती है तो उसको भी लैंड कल्टिवेटेड पर्सनली ही बोला जाएगा। अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हम पढ़ेंगे लैंड ओनर और लैंड होल्डर। लैंड ओनर जो है वह धारा 5 के सब क्लोज 25A में है, और लैंड होल्डर 5 के सब क्लोज 26 में है। लैंड ओनर नामक जो कंसेप्ट है ये राजस्थान लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था 1963 में। कब आया था? राजस्थान लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 के अंदर आया था। और इस एक्ट के तहत ये जो लैंड ओनर नाम की कंसेप्ट थी, या बोले तो राजा रजवाड़ा जो थे, इनकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लिया गया था, ऑक्यूपाई किया गया था, छीना नहीं गया था। और ये जो लैंड ओनर का टाइटल था ये समाप्त कर दिया गया था। वहीं लैंड होल्डर का आशय ये होता है जिसे हम रेंट दे रहे हैं। कौन है लैंड होल्डर? लैंड होल्डर वह है जिसे हम रेंट दे रहे हैं या किराया दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति रेंट प्राप्त कर रहा है वो लैंड होल्डर होता है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने लीज पे दे रखी है, तो वो मुझे रेंट देगा, तो इसकी लैंड होल्डर मैं हूँ। और यदि यही रेंट या रेंट सीधा गवर्नमेंट को दिया जाता है तो लैंड होल्डर कौन हो जाएगी? आपकी गवर्नमेंट हो जाएगी। अब एक आता है लैंडलेस पर्सन। लैंडलेस पर्सन जो होता है तो वो धारा 5 के सब क्लोज 26A में दिया है। ये ऐसा व्यक्ति होता है कि वहाँ मतलब जो राइट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उनमें कहीं भी देखने पे इस व्यक्ति के नाम से हमें होल्डिंग नहीं मिलती है। हाँ, ये खुद खेती कर रहा होता है, लेकिन इसके या इसके परिवार के नाम से यदि कोई ज़मीन नहीं है तो यह है लैंडलेस पर्सन, भूमिहीन व्यक्ति है। आगे जब भी प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी तो इस लैंडलेस पर्सन को प्राथमिकता दी जाएगी। अब आता है मालिक। धारा 5 के सब क्लोज 26AA में दिया गया है मालिक, ओनर। ये जो जमींदार, विश्वेदार आदि थे जो आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्यूपाइड लैंड और पास्चर लैंड। ऑक्यूपाइड लैंड जो है वह धारा 5 के सब क्लोज 27 में दी गई है। ऑक्यूपाइड लैंड क्या होता है? ऑक्यूपाइड लैंड या अधिग्रहित भूमि,
इस सेक्शन के अंदर धारा जो सब क्लोज 27 है, इसमें हम ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। गांव के पास की हमें पता है कि एक गांव है और इसके पास की जो सारी की सारी जमीन है वो क्या कहलाती है, वह लैंड कहलाती है। इस लैंड में एक छोटा सा पार्ट जो मैं होल्ड करती हूँ, मुझे अलॉट है, वो मेरी होल्डिंग है। अब मान लो ये मेरी होल्डिंग है तो ये मुझे अलॉट है, तो ये तो मेरी ऑक्यूपाइड लैंड हो गई, इसके लिए मैं रेंट पे कर रही हूँ। वहीं मेरे पास में एक थोड़ी सी जमीन है, वो खाली पड़ी है और वो किसी को अलॉटेड नहीं है। तो इस जमीन में मैं क्या करती हूँ, मेरा पानी स्टोर कर लेती हूँ, मेरी गाय भैंस है उनको मैं चरा लेती हूँ। ऐसा करके मैं उसे अपने पर्सनल यूज में ले रही हूँ और इवन मैं इतना भी रेडी हूँ कि यदि मुझसे कोई लीगल वे में इसका रेंट लेता है वो भी मैं देने को तैयार हूँ। तो इस अनऑक्यूपाइड लैंड के लिए जो मैं रेंट पे करने को तैयार हूँ उसे सायर कहा जाता है। तो ऑक्यूपाइड तो मुझे अलॉट है, अनऑक्यूपाइड अलॉट नहीं होती है, बट मैंने उसे अपने निजी काम के लिए यूज में लेती हूँ। तो हम धारा 5 के सब क्लोज 27 के अंदर हमने ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड लैंड के विषय में पढ़ा। अब एक होता है पास्चर लैंड। है पास्चर लैंड जो होता है कि भाई मतलब एक प्रकार से ये चारागाह भूमि होती है और इसे सब क्लोज 28 में दिया गया है। गांव के पास की एक भूमि होती है जिसमें सभी व्यक्ति गांव के अपने पशुओं को चरा सकते हैं, उसके पास्चर लैंड या चारागाह भूमि बोला जाता है। अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हम पढ़ेंगे रेंट, रेवेन्यू और रेंट का ही एक टाइप सायर। जो रेंट जो होता है वो लैंड होल्डर को दिया जाता है। रेंट जो होता है वो लैंड होल्डर को दिया जाता है। उसकी लैंड को मतलब जैसे मैंने कोई लैंड यूज़ करी और उस लैंड को यूज़ करने के बदले में मैंने रेंट दिया। ये रेंट कैश और काइंड किसी भी रूप में हो सकता है, कैश के रूप में भी हो सकता है और काइंड के रूप में भी हो सकता है। इसमें सायर भी शामिल है। मतलब इस जब मैंने ये लैंड यूज़ कर ली और इस लैंड के बदले मैंने रेंट पे कर दिया, तो अब मेरा ये है एक राइट बन गया है, पर्टिकुलर राइट बन गया है कि भाई मैंने आपको रेंट दिया है इसके बदले, तो मैं इसको यूज करूँगी ही। मतलब यहाँ मैंने एक पर्टिकुलर राइट बना लिया है। वही रेवेन्यू जो होता है ना, ये रेवेन्यू जो है वह हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, कृषि के उद्देश्य के लिए सरकार को टैक्स पे जो करते हैं वह रेवेन्यू है। मतलब मैं एग्रीकल्चर कर रही हूँ मेरी होल्डिंग पे और उस एग्रीकल्चर के पर्पज से मैंने सरकार को जो टैक्स पे किया है वह रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमेशा और हमेशा कैश में होगा। रेंट मैंने बोला है कैश और काइंड दोनों में हो सकता है, बट रेवेन्यू हमेशा कैश में होगा, काइंड में नहीं हो सकता। साथ ही मैं यदि टैक्स पे कर रही हूँ, रेवेन्यू पे कर रही हूँ, तो मुझे ये कोई पर्टिकुलर राइट नहीं देगा। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि भाई मैंने ये टैक्स मैंने पे किया, आप मेरे पर ही इसे यूज करो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक होता है सायर। सायर जो होता है यह वो रेंट है जो हम अनऑक्यूपाइड लैंड के लिए देते हैं। ये वो रेंट है जो हम अनऑक्यूपाइड लैंड के लिए देते हैं, उसके प्रयोग के लिए देते हैं, लैंड होल्डर को देते हैं। तो इस प्रकार हमने राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के तहत जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं सेक्शन 5 के अंतर्गत, उन्हें देखने की कोशिश की गई है। अब इस एक्ट का जो बचा हुआ पार्ट है वो है हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।